नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों की क्लास में। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज जो है वो सारी की सारी फिनिश कर दी थी। और थर्मल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, उसके साथ में हमने कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री के साथ में केटीजी, केटीजी के साथ में थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, ये सारे टॉपिक्स एक ही क्लास में कर लिए थे। एक अच्छा खासा वन शॉट था, करीब करीब 5 घंटे का, जिसके अंदर बहुत ही क्रिस्प कंटेंट के साथ में आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो भी कराए हुए हैं। तो उस वाले लेक्चर को जरूर से एक बार देख लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो उस वाले पार्ट को समझने में, क्योंकि उसमें सारा कुछ कवर्ड है, जितना कुछ भी पॉसिबिलिटी है इस वाले पोर्शन से आपके क्वेश्चन आने के। ठीक है, अब आज वाली क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो थर्मल प्रॉपर्टीज की कहानी हो गई फिनिश। अब कहानी किसकी आएगी? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की कहानी जो है वो शुरू होगी। ठीक है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग जिस प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। सुना है इसके बारे में? हाँ सर सुना तो है, बस पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको इग्नोर कर दिया जाता है। हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पढ़ाने के लिए, और इसीलिए इलास्टिसिटी जो है उसके बारे में अब चर्चा कर दी जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इलास्टिसिटी। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज के बारे में, और स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ होता है, जो कर्व होता है, उसके बारे में। ठीक है, एक बढ़िया सा क्रिस्प सा लेक्चर होगा क्वेश्चंस के साथ में, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी होंगे इसके अंदर, जिससे हम लोग सारा का सारा पोर्शन जो है वो कवर कर पाए। अगर इस वाले लेक्चर को आपने देख लिया और एक सवाल इस वाले चैप्टर से एक्सपेक्टेड होता है कि आएगा, तो आपके 4 नंबर जो है वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इलास्टिसिटी की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखने में ऐसा लगता है और बोलने में भी ऐसा ही लगता है कि भाई रबर जो है खिंच जाता है तो रबर इलास्टिक होता है ना। हाँ, पजामा वगैरह पहनते हैं उसमें इलास्टिक होती है, खिंचने वाला पजामा होता है ना। खिंचेबल है तो ज्यादा इलास्टिक है, नॉन खिंचेबल है तो कम इलास्टिक है, और ये सब बातें जो हैं यही चीजें चल रही होती है। पर जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो फिजिक्स में कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यस, तो ये तो सर कुछ अलग ही कहानी हो गई इलास्टिसिटी की जो आप बताना चाहते हो उससे। हाँ, तो तुम जो समझते हो ना, फिजिक्स वैसे नहीं समझती है। तुम्हारे हिसाब से कुछ अलग ही चल रहा होता है, और हमारे हिसाब से कुछ अलग ही चल रहा होता है, और फिजिक्स के हिसाब से कुछ अलग ही चल रहा होता है। तो तुमने सोचा एक्स, ठीक है, हमने सोचा वाई, होता क्या है जेड। तो पढ़ना अपने को जेड पड़ता है, सोच रहे एक्स होते हैं, और मास्टर को पता होता है वाई के बारे में। तो इसीलिए अपन लोग तो वाई और जेड दोनों के बारे में यहाँ ध्यान रखो भाई। ठीक है ना। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अब सर ये क्या बात हुई? तो असल में इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो बॉडी जो है वो रेजिस्ट करती है उसके ऊपर अप्लाइड फोर्सेस को। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला पेन है, इस वाले पेन को मैं इस तरह से खींच के तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टूट जा टूट जा टूट जा, नहीं टूट रहा। तो हो क्या रहा है, इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, जब मैं इसको बाहर खींच रहा हूं तो दे आर क्रिएटिंग एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने बाहर फोर्स लगाई, उन्होंने एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर ली। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करती है हमारी नई फोर्सेज आती हैं, और ये आपकी रीस्टोरिंग फोर्सेज हो जाती है। मैंने लगाई डिफॉर्मिंग फोर्स, अब वो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करने के लिए जो फोर्स है वो इंटरनली बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मैंने 2 न्यूटन की लगाई तो 2 हो गई, 6 लगाई तो 6 हो गई, 8 लगाई तो 8 हो गई, देखो बढ़ती। तो यही जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, जिसमें वो डिफॉर्मेशन को अपोज करता है, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं वैसे ही अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज जो है उसको रीगेन कर लेता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब तुम सोचो कि ज्यादा ऑपोजिशन कौन करेगा, स्टील करेगा ऑपोजिशन या रबर करेगा? सर स्टील ज्यादा ऑपोजिशन करेगा, तो इसीलिए स्टील जो है इट इज मोर इलास्टिक। ठीक है, हाँ, ऐसे सब्सटेंसेस जो ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, सब्सटेंसेस विच रेजिस्ट मोर आर मोर इलास्टिक। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ऑब्वियसली ऑपोजिट तो ट्रू है ही सही भाई। ठीक है, जो कम रेजिस्ट करेंगे कम इलास्टिक होंगे। तो इसीलिए इलास्टिसिटी नाम की जो प्रॉपर्टी है ना, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, द प्रॉपर्टी बाय
virtue of which a body tends to regain its original shape and size after the removal of deforming forces is called elasticity. ठीक है, थ्योरेटिकली इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की by virtue of which it opposes any change in its shape or size. किसी भी शेप और साइज में जो चेंज लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, ये सब चीजें जो कर रहे हैं उसको अपोज करती है जब डिफॉर्मिंग फोर्सेज उस पर लगाती है, एंड रिकवर टू ओरिजिनल स्टेट एज सून एज द डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव. वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को हिंदी में समझाई थी, उन्हीं बातों को इंग्लिश में लिख के आपको दे दिया गया है, जिससे कि नोट्स के फॉर्म में आपके पास सारी चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाए. ठीक है, तो इलास्टिसिटी पढ़ने के लिए हमें तीन तरह की बॉडीज के बारे में जानना होता है. एक तो होती है आपकी परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, दूसरी प्लास्टिक, और तीसरी होती है ब्रिटल. तो जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज होती है, इनके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि इन पे आप लोग कुछ भी फोर्सेज वगैरह लगाओ, एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्सेज बॉडीज दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज. सो आफ्टर force removal original shape and size is regained. ठीक है ना, तो एक सिंपल सी बात यहां पर हमारे पास में आ गई, ओरिजिनल शेप और साइज हम रीगेन कर जाते हैं. अब आई किसकी बात बेटा, प्लास्टिक बॉडीज की. अब जब प्लास्टिक बॉडीज की बात आती है तो प्लास्टिक बॉडीज में जैसे ही हम लोग फोर्स लगाते हैं तो बेचारे का शेप है परमानेंट चेंज हो जाता है. तो शेप चेंजेस परमानेंटली, shape changes permanently on application of force. ठीक है, यहां पर शेप में चेंज खटाखट आ जाता है. और ब्रिटल कौन सी होती है, सब ब्रिटल वो होती हैं जैसे कांच इज अ ब्रिटल बॉडी, मतलब फोर्स लगाओ टूट जाता है बेचारा, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, वैसे ही है ना. दिल असल में ब्रिटल नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखना. पता लगा एग्जांपल में दिल लिख दिया तुम लोगों ने. तो ब्रिटल बॉडीज आर जो दोज विच ब्रेक डाउन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो तीन तरह की बॉडीज के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है. ठीक, और इसमें फिर हम लोग डिफाइन करते हैं किसको बेटा, स्ट्रेस को. अच्छा, असलियत में जो सारी चीजें चल रही हैं ये सब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की कहानी के हिसाब से चल रही है, कि कैसी अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उसी के हिसाब से मटेरियल का बिहेवियर रहता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिसिटी में जो चीज आपको पढ़नी है उसका नाम है बेटा स्ट्रेस. और स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के कारण वो बॉडी अपने अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप कर रही है बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना. हाँ, जो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ है, इसके थ्रू अपन लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लेता हूं मैं इस पेन को यूं खींच रहा हूं तो पेन क्या चाहता है कि ये ना खींचे, तो ये अपने अंदर की तरफ नई फोर्सेस जो है वो डेवलप कर लेता है. और वही जो फोर्स है, इस वाली फोर्स के जो आपने बाहर की तरफ लगाई है, इस वाली फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. मैं अगर इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये दब भी नहीं रहा है. इसका क्या मतलब है कि जब मैं इसको अंदर की तरफ पुश कर रहा हूं तो इसने जो अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप की है वो बाहर की तरफ कर लिया, इक्वल एंड ऑपोजिट कर लिया. तो जितनी फोर्स बाहर उतनी फोर्स ही अंदर लगा दी इसने, और इसके कारण क्या हुआ, इसके शेप के अंदर कोई चेंज नहीं आया. उसी रीस्टोरिंग फोर्स को जो डेवलप हुई है, जब हम लोग पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस नाम की चीज जो है वो कैलकुलेट कर लिए. तो दैट इज स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस. तो हम जो स्ट्रेस समझते हैं ना, दिमाग में स्ट्रेस आ गया, ओ माय गॉड, ठीक है, हाँ मैं तो बहुत डिप्रेशन में जा रहा हूं, मैं तो बहुत स्ट्रेस ले रहा हूं. अगर स्ट्रेस आ रहा है बॉडी पे तो फोर्स पर यूनिट एरिया से आ रहा है. दिमाग में स्ट्रेस नहीं रखना, बॉडी पे स्ट्रेस रखो. अपने को क्या करना है स्ट्रेस का, तो देखो बाहर से जितनी तुम्हारे ऊपर ज्यादा फोर्सेस लगती हैं, आप इस चीज को इस तरह से समझना कि भाई बाहर से आपके ऊपर फोर्सेस लगी, आपने अपने आप को उतना मजबूत कर लिया जितनी आपके ऊपर फोर्सेस लग रही थी. तो असल में जो स्ट्रेस है उसको इसी तरह से समझिए. ये जो स्ट्रेस है बॉडी के अंदर, जब बाहर से फोर्सेस लगती हैं तब पैदा होता है, आपके अंदर भी स्ट्रेस तभी पैदा होता है. तो अपने आप को मजबूत करो इस वाले स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए. यही वो तरीका है जिससे बॉडीज जो हैं आउटर फोर्सेस को ओवरकम करती हैं. तो अगर आप लोग अपने आप को इतना मजबूत कर लोगे फिर किस बात की चिंता. और अगर किसी बात की चिंता ही नहीं है तो इससे अच्छा कंडीशन क्या हो सकती है लाइफ में. तो इस कंडीशन को लेकर आगे बढ़ो और स्ट्रेस को डिफाइन करो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के साथ में, जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है किसी भी बॉडी का. क्योंकि इंटरनली डेवलप होती है फोर्स, तो एफ इंटरनल अपॉन एरिया लिखते हैं. और
क्योंकि आपकी इंटरनल फोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्सेज दोनों बराबर होती हैं, तो इसीलिए आप इसे एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। भाई इक्वल फोर्सेज डेवलप होती है ना, क्योंकि कौन सी कंडीशन पैदा हो रही होती है, इक्विलिब्रियम की, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर हम बोलते हैं कि स्ट्रेस जो है वो 3 तरह का होता है। कितनी तरह का है भाई स्ट्रेस? 3 तरह का। तो एक तो हम लोग स्ट्रेस पढ़ते हैं बेटा हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लेंथ के हिसाब से, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जो वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूमेट्रिक वाला। और तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा होता है बेटा? शियर वाला। शियर मतलब टेंजेंशियल वाला। तो जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। तो 3 तरह के स्ट्रेस आप लोगों को पढ़ने होते हैं। इन तीनों स्ट्रेस में सबसे पहले जो आप लोगों का आता है लॉन्गिट्यूडनल, जिसके फिर 2 हिस्से हो जाते हैं, एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव, ठीक है। जब हम लोग इसमें टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं बेटा हम लोग? जब टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, देखो हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि एक मान लेता हूं एक रॉड है और मैं चाहता हूं कि इस वाली रॉड की लेंथ जो है ना उसको मैं बढ़ा दूं, ठीक है। ऐसे फोर्स लगा के यहां से मैंने इस वाली रॉड को क्या कर रखा था? फिक्स कर रखा था। मैं फोर्स लगा के इसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर लेंथ ऑब्वियस है नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। तो असल में हुआ क्या है, जो मैं बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उतनी ही फोर्स अंदर की तरफ डेवलप हो गई है, इंटरनल फोर्स। तो ये इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया जो होती है, यही इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया जो होती है, इसी इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस से डिफाइन कर लेते हैं। तो स्ट्रेस क्या आ जाता है हमारे पास? एफ इंटरनल या रीस्टोरिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके अंदर ये बोलते हैं कि सर स्ट्रेस तो प्रेशर ही हो गया, तो हो गया, बिल्कुल हो गया। आप यहां पर भी अगर इस चीज को देखें तो स्ट्रेस का ये जो हमारा फॉर्मूला आया, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, जो अपन लोग इतनी देर से लिख रहे हैं, ये जो फोर्स अपॉन एरिया इतनी देर से लिखे पड़े हैं कि हाँ भाई एफ इंटरनल अपॉन एरिया और दुनिया भर की बातें, इसकी हम लोग अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आ गई इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो पास्कल भी होता है, पर हम पास्कल में थोड़ी ना लिखते हैं स्ट्रेस को। दोनों चीजों की डेफिनेशन अलग है। देखो डिफाइन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, दो चीजों की यूनिट सेम हो सकती है, ठीक है। तो टू क्वांटिटीज मे हैव द सेम टाइप ऑफ यूनिट्स बट देयर डेफिनेशन में भी डिफरेंट। ये तो हम लोग बहुत इनिशियली पढ़ लेते हैं जब हमें बोलते हैं कि वर्क डन और एनर्जी। तो वर्क डन अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है। इस तरह से आप लोग इन चीजों को कंपेयर कर सकते हो। तो यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जबरदस्ती अपनी तरफ से डायरेक्शन वगैरह मत देने लगना बेटा स्ट्रेस को, ठीक है। और अगर इसके डायमेंशन लिखेंगे हम लोग तो इसके डायमेंशन हमारे पास में क्या आ जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब mlt-2 डिवाइडेड बाय L2। तो क्या आ गया बच्चों? ml-1 t-2, ठीक है। ये हमारे पास में प्रेशर वाले ही डायमेंशन जो है वो इसके आ जाते हैं। ऑल्दो इसकी यूनिट कभी भी पास्कल नहीं लिखी जाती। पता लगे तुम एटमॉस्फेयर के अंदर इसको डिफाइन करने लगे तो ऐसा कभी मत करना भाई, ठीक है। हाँ, एटमॉस्फेयर वगैरह के अंदर इसको डिफाइन मत करने लग जाना एकदम अनछंड तरीके से। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कुछ भी कर सकते हो अलग लेवल का, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू समथिंग लाइक दैट, है ना भाई। तो हमारे पास स्ट्रेस जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं, ये आपका कौन सा वाला हो गया बेटा? टेंसाइल, बाहर की तरफ खींच के लंबा करने की कोशिश कर रहे थे इस वाली रॉड को। इसके बाद में कौन सा आया हमारा? कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव में हम लोग क्या करते हैं भाई? कंप्रेसिव के अंदर क्या होता है? हम लोग रॉड को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने अब की बार फोर्स लगाई ऐसे एफ एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट हमारी जो अब रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ हो गई, ये डेवलप हो जाती है। तो ये हमारी एफ रीस्टोरिंग हो गई। तो वापस से जो हमारे पास में स्ट्रेस लिखने को आएगा वो स्ट्रेस हमेशा यही लिखने को आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? एफ रीस्टोरिंग पर यूनिट एरिया। चेंज नहीं हो जाती स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू वही रहेगी, पर फोर्सेज जो है उनकी डायरेक्शन तो देखनी पड़ेगी ना, कौन कहाँ लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स इधर है तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर लगने लगी। एक्सटर्नल फोर्स हम लोग बाहर की तरफ लगा रहे थे, लंबा करने की कोशिश कर रहे थे इसको, तो अंदर की तरफ लगने लगी। फोर्स तो वही रहेगी, उसमें थोड़ी ना डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा आप लोगों का वॉल्यूम स्ट्रेस। अब वॉल्यूम स्ट्रेस के अंदर क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास गुब्बारा है, जैसा डायग्राम तो बना ही हुआ है, हमारे पास में मान लो बेटा गुब्बारा है,
ठीक है, अब गुब्बारे को तुम लोगों को पिचका के छोटा करना है, तो आप या तो उसकी हवा निकालोगे या उसे पिचकाने की कोशिश करोगे, या अगर आपको एक छोटे गुब्बारे का रेडियस जिसका आर है उसे एक बड़े गुब्बारे के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ऐसे में क्या होता है, आप उसके अंदर हवा भरते हो, उसका वॉल्यूम चेंज करते हो। तो यहां पर वॉल्यूम के हिसाब से सारी की सारी चीजों को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो यहां पर हम लोग जब डेफिनेशन देते हैं तो हम लोग डेल्टा पी के फॉर्म के अंदर उसको लिखते हैं, या हम लोग प्रेशर की टर्म्स में ही हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है उसको डिफाइन करते हैं। समझ गए, होता वही है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, होता वही है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो फोर्सेस लग रही हैं, इन्हीं फोर्सेस के कारण कौन आता है, स्ट्रेस जो है वो आता है। और हम लोग जब इसको लिखते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग कुछ इस तरह डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैल्यू वही लिखते हैं बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ध्यान रखना, ठीक है। भाई फोर्सेस लग रही है ना देखो चारों तरफ से, तो लिखना वही है फोर्स पर यूनिट एरिया, पर इस बार वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। डेल्टा पी फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्सेस सब जगह से एक प्रकार की, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लग रही हैं। तो आपके जीवन में कौन आ जाता है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो आ जाता है। डन 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 डन, चलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। उसके बाद में आया शियर स्ट्रेस। अब ये शियर क्या होता है, तो सबसे पहले तो समझो कि शियर इज टेंजेंशियल। शियर मतलब क्या होता है बेटा, टेंजेंशियल होता है शियर, ठीक है। जैसे दो बॉडीज में जब इस तरह से हम लोग फोर्सेस को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इस तरह से जब फोर्स लगाता हूं ना, मेरे पास मान ले कोई बुक है पड़ी हुई, तो जो बुक रखी थी उस बुक को आप ऊपर सरफेस से इस तरह से फोर्स लगाओ टेंजेंशियल, तो बुक का शेप चेंज नहीं हो जाता। बुक तो पड़ी हुई थी मेरे पास में सीधी सीधी ऐसी, और फिर मैंने क्या कर दिया बेटा, बुक के ऊपर एक फोर्स इस तरह से टेंजेंशियल अप्लाई कर दिया। तो ऐसा फोर्स जैसे ही लगाया ना, तो हमारी जो बुक है ना उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया भाई साहब, हाँ ऐसा शेप हो गया हमारी किताब का। अब मैं क्या करूं, हो गया तो ऐसा हो गया। तो उसने क्या किया, अपनी जगह से शिफ्टिंग हो गई उसकी, ऐसे फोर्स लगाई तो ये वाली फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ये शियर स्ट्रेस कहलाती है। तो मैं इसका तुम्हें एक अच्छी तरह से इस चीज का एग्जांपल जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान देना, मैं अगर यहां पर एक ब्लॉक ले लूं और इस वाले ब्लॉक के ऊपर अगर मैं जो फोर्सेस हैं, मान लेता हूं एक फोर्स लगाता हूं जो कुछ इस तरह से लग रही है, लेट्स से द फोर्स इज एट सम एंगल, ये हमारी फोर्स थी, ये एंगल थीटा था। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, यस बिल्कुल होंगे। ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये जो आप लोग यहाँ पर कंपोनेंट्स देख रहे हैं फोर्स के, इसमें कौन सा कंपोनेंट है जो मेरे लिए शियर का काम कर रहा है, एफ कॉस थीटा वाला या एफ साइन थीटा वाला? सर एफ साइन थीटा तो परपेंडिकुलर है, तो ये तो एफ परपेंडिकुलर हो गया हमारा, शियर के लिए नहीं हुआ ये, नो। एफ पैरेलल जो है आपका, ये आपके शियर के लिए काम आएगा, समझ गए। असल में एफ परपेंडिकुलर तो किसके लिए हो गया, सोचो, टेंसाइल के लिए हो गया है, तो लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये असल में किसके लिए, टेंसाइल के पार्ट के लिए हो गया। हमें जो शियर के लिए चाहिए उसके लिए फिर हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है इट विल बी डिफाइंड बाय एफ कॉस थीटा एंड दिस डिवाइडेड बाय द एरिया ए। अब सर इसमें एरिया कौन सा लें, तो बेटा उसी सरफेस का एरिया लेना है जिस सरफेस के ऊपर आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। कौन से सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो, ध्यान दो, सर मैं फोर्स लगा रहा हूं इस वाले सरफेस पे, तो बस यही वाला सरफेस ले लो, खत्म, वो तो गया। इसी सरफेस का एरिया लिखना है, एरिया, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को एक कंपोनेंट करके बताया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसे देखते हैं ना तो पता नहीं लगता कहाँ लग रहा है, और सिंपली ऐसे एफ बना लो और ये वाला एरिया ले लो, फिर वो फील कम आता है। पर इसके अंदर साफ पता लग रहा है कि हमें शियर की बात हो रही है। तो देखो कैसे दो सरफेस आपस में ऐसे स्लाइड कर रहे हैं बॉडी का, है ना। तो शियरिंग फोर्स, टेंजेंशियल फोर्सेस, दो किताबें एक के ऊपर एक रखो और धक्का मारो, शियरिंग, है ना, नॉर्मल सी बात। पर यहां पर एक ही किताब के शेप के अंदर चेंज लाकर देखना है।
तो आप लोगों को सीधे इस तरह का शेप जो है वो नजर आ जाता है। वहीं हम लोग शियरिंग स्ट्रेस को डिफाइन कर रहे होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर एफ साइन थीटा से लिखता तो कौन सा लिखता? लॉन्गिट्यूडनल लिखता। बोलो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे डिफाइन होता? एफ साइन थीटा से हो जाता। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? एफ साइन थीटा अपॉन एरिया। ये भी डिफाइन कर सकता था। अगर कोई बोलता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताओ, तो ऐसा थोड़ी है नहीं है वो भी है, बट इट इज बाय द f sin theta component. This is responsible for this longitudinal stress, and this f cos theta component is responsible for shear stress. आई बात समझ में? छोटी छोटी परंतु मोटी बात है। ठीक है बेटा, चलो अब इसके अंदर मान लेते हैं कि मैं आप लोगों को ऐसा देता हूं कि दो वायर्स हैं मेरे पास में जिनका रेडियस रेशो दिया हुआ है 1:2। अब आपको उनके अंदर स्ट्रेस डेवलप्ड का रेशो बताना है अगर दोनों को सेम लोड अप्लाई किया जाता है तो। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है बेटा? 2 वायर्स विद रेडियस रेशो ऑफ 1:2। ठीक है, फाइंड रेशो ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड if the same load is applied to both। चलो जल्दी बताओ क्या आ जाएगा? एकदम लल्लू वाले सवाल नहीं करवा रहा हूं मैं अभी। तुम बोलोगे सर एकदम लल्लू वाला सवाल करवाओ, हाँ जैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो एकदम लल्लू वाला सवाल भी करवाऊंगा मैं, तो अब वो नहीं करवाऊंगा। ठीक है, हाँ ईयर लॉन्ग कोर्सेज के अंदर आया करो उन सब चीज़ों के लिए। फिर अभी आ जाएगा एक आदमी सर एक चैप्टर के कम से कम 50 सवाल करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट भी मत करना। दीज आर वन शॉट लेक्चर्स, नॉट फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। अगर किसी को ऐसी आशाएं हैं तो वो पूरे साल पढ़ा करो, वो इनके अंदर कवर नहीं हो सकता है आपके लिए। तो आप लोगों को क्रिस्प और जो बेस्ट क्वेश्चंस है उसका कंटेंट यहां पर मिल जाएगा। आपको पूरा अगर पढ़ना है तो उसके लिए ना तो तुम्हारे पास में समय बचा है, ठीक है, और ना ही वो अभी पढ़ने का टाइम है। तो इसीलिए जिसने अगर पूरे साल पढ़ा होगा उसके पास में नोट्स होंगे, वो अभी अपने नोट्स रिवाइज कर रहा होगा बैठ के, वो तो लेक्चर भी नहीं देख रहा होगा। तो इसलिए ढंग से पढ़ लो चुपचाप से। चलो करो। हुआ थोड़ी होगा तुम लोगों से, हो गया। चलो मैं एक बताता हूँ भाई। स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो जानते हैं हम लोग, तो सर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब आप बोल रहे हो कि जो फोर्स है यानी जो लोड है वो तो सेम लगा दिया है, तो हमारे पास आ गया फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। कोई भी वायर है तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया हम लोगों ने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि भाई देखो एफ और पाई है तो कॉन्स्टेंट्स हो गए इसके अंदर, तो हमारा स्ट्रेस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देख लो एग्जाम का सवाल आ गया। तो हमारे पास हो गया भाई स्ट्रेस पहले पार्ट में अपॉन स्ट्रेस दूसरे पार्ट में इज इक्वल टू व्हाट? R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। सिंपली ये आ जाएगा। अब R1 और R2 का रेशो आपको दिया हुआ है। R1 अपॉन R2 कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? R1 अपॉन R2 का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 1/2। तो बोलो जरा R2 अपॉन R1 कितना आ जाएगा? हैं, ये भी बताना पड़ रहा है। तो R2 अपॉन R1 का जो वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी 2/1। चलो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना आ गया? 2/1 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया? 4/1, 4:1, जो भी तुम लोग लिखना चाहो, यही आपका आंसर है। ठीक है ना भाई? बिल्कुल यही आपका आंसर है। तो आपका आंसर यहाँ आ चुका है 4:1। जब आपको आंसर लिखना होगा तो आप लोग कैसे लिखोगे? 4:1 ऐसे। ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी बेटा? ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में। जो आखिरी टाइप का स्ट्रेस आप लोगों को देखना होता है दैट स्ट्रेस इज ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो अगर हम लोग लगा देते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना बेटा वो टूट जाती है बेसिकली।
तो हमने वो स्ट्रेस अचीव कर लिया जिसके ऊपर अब बॉडी जो है वो अब बची नहीं, बॉडी खत्म। तो दैट इज योर ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो दैट स्ट्रेस विच व्हेन अप्लाइड टू अ बॉडी, द बॉडी कुड नॉट रेजिस्ट दैट, अब उसको वो रेजिस्ट पूरा नहीं कर पाएगी और बॉडी जो है वो टूट जाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस हो गई हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू दैट अ बॉडी कैन रेजिस्ट। ठीक है ना भाई, और इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस नाम दे दिया। वैल्यू तो वही आएगी, वैल्यू कही आएगी बेटा, वैल्यू तो वही रहेगी, है ना। हाँ, तो वैल्यू थोड़ी ना इसकी चेंज, वैल्यू वही होगी क्योंकि स्ट्रेस है, तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये अप्लाई करने पर बॉडी क्या हो जाती है, बॉडी टूट जाती है, टूट गई, टूट के ये चूर हो गई, है ना, वो कंडीशन चली गई इसकी। तो डिपेंडेंस ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर होता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ मटेरियल यू आर टेकिंग, साथ में बेटा टेम्परेचर, और साथ में जो इम्प्योरिटीज की मिक्सिंग कर रखी है आपने उसके ऊपर। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की डिपेंडेंसी। साथ ही जो मैक्सिमम लोड जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वायर पे, वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया और थिकनेस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, और क्या आप लोगों ने इंप्योरिटीज लगाई हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ब्रेकिंग स्ट्रेस से ही रिलेटेड ये वाली बात हो गई कि हम कितना लोड उस बॉडी से अप्लाई कर सकते हैं, उस वाली बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कहानी एक्स्ट्रा दिखी जो है क्रॉस सेक्शन एरिया और थिकनेस ऑफ द वायर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से ये वाली चीज हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस था बेटा, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस था। तो हमको ऐसा बोला एक 2 मिलीमीटर का वायर है, रेडियस है जिसका, जो 10 किलो मास को उठा सकता है। ठीक है, हमको क्या बोला कि भाई एक वायर है ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर कैन लिफ्ट 10 kg मास। कितना मास उठा सकता है बेटा, 10 kg मास जो है उसको उठा सकता है। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, अब इसका रेडियस जो है ना बेटा वो हम लोगों ने डबल कर दिया। तो बताइए जो नया तार है वो कितना मास उठा पाएगा। तो कंडीशन क्या है कि भाई इफ द रेडियस इज डबल्ड, इफ द रेडियस इज डबल्ड देन फाइंड द मास विच इट कैन लिफ्ट। चलो जल्दी से बताओ, 2 मिलीमीटर है रेडियस, थोड़ा सा ध्यान देना, मिलीमीटर में दिया हुआ है। हाँ जल्दी करो, देखें जरा क्या करके दिखाते हैं। हो ही नहीं रहा है सर। हाँ, अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं, 10 20 30। सर ये अजीब थोड़ी है, ऐसे ही तो आंसर आता है। लेट मी सी, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ जो आपने ब्रेकिंग फोर्स या ब्रेकिंग स्ट्रेस को डिफाइन किया है उसमें आपने एफ लिखी है, फोर्स अपॉन एरिया। असल में जब हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस को, तो आप ये जो फोर्स है ना बेटा उसको भी डिफाइन कर सकते हो और बोल सकते हो इसे ब्रेकिंग फोर्स। तो ब्रेकिंग फोर्स क्या हो जाती है आपकी, ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स हम लोगों ने यहां से डिफाइन कर दी। तो जो ब्रेकिंग फोर्स है ना वही फोर्स हो गई जो आपकी लिमिटेशन लग गई। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में यही तो दिया है कि भाई 2 मिलीमीटर का जो तार है उसकी लिमिट कितनी है, 10 किलो। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो जो आपकी ब्रेकिंग फोर्स है, तार तो वही है, ठीक है, रेडियस उसका चेंज कर दिया, मटेरियल तो वैसा ही है। तो ब्रेकिंग फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो एरिया के साथ में ले लेता हूं, क्योंकि इट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, तो ब्रेकिंग फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी एरिया से हो गई और एरिया प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर से, खत्म कहानी। तो बेसिकली जो मैं यहां पर लिख सकता हूं वो ये लिख सकता हूं कि ब्रेकिंग फोर्स 1 अपॉन ब्रेकिंग फोर्स 2, ठीक है, शुड बी इक्वल टू व्हाट, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ये कंडीशन यहां पर आपकी डेवलप हो जाती है। इसी कंडीशन को हमें अब चेक करना है।
करके देख लें इस कंडीशन को, चेक कैसे चेक होगी। BF1 अपॉन BF2 की वैल्यू क्या हो गई, R1² अपॉन R2²। चलो अब वैल्यूज को पुट कर दो। तो इनिशियली ब्रेकिंग फोर्स आपकी कितनी है, 10 kg के हिसाब से है, तो 10 kg का मतलब 100 न्यूटन हो गया, डिवाइडेड बाय मुझे नहीं पता अगले केस में कितनी आएगी, तो BF2। R1² यूनिट बदलने की जरूरत है ही नहीं, 2 मिलीमीटर है, इसका स्क्वायर अपॉन नीचे रेडियस डबल कर दिया तो 4 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ ये BF2 की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी भाई, 100 × 16 अपॉन 4। ठीक है, हाँ तो ये कितना हो गया बेटा 4, तो यहां से आ गई 400 न्यूटन। आई बात समझ में? ध्यान दीजिए कि क्या 400 न्यूटन ही हमारा आंसर है, नहीं, हमें आंसर के अंदर मास बताना था। अच्छा, ऑप्शन में 400 न्यूटन भी लिखा हुआ होता है, 400 kg लिख देते हैं वो, और तुम लगा के आ जाते हो उसका आंसर। तो वहीं आप लोग गलती कर देते हो, जहां 400 kg आपने लगा दिया वहां गड़बड़ हो गई, 400 न्यूटन है। तो अगर आप लोग इसका मास लिखने के लिए जाओगे तो मास कितना हो जाएगा, 40 kg। ध्यान देना भाई, ऐसे क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे लोग गोल घूम जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें गोल घूमना नहीं है। 400 न्यूटन आंसर दे दिया तो गलत हो गया, 400 kg आंसर दे दिया गलत हो गया भाई, दोनों गलत। हमसे तो मास पूछा है ना, आपका आंसर तो फोर्स में आया है, तो आपको किससे भाग देना पड़ेगा, जी से भाग दे, जी से भाग देगा तो आंसर भी सही आ जाएगा, बस खत्म। तो मास की वैल्यू कितनी आ गई, 40 kg के बराबर मास आ गया आपका। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फिर वो ब्रेकिंग स्ट्रेस का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, ब्रेकिंग फोर्स का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, सब क्वेश्चन जो है वो आसान होता है। तो अपने को ऐसा डरना वरना नहीं होता है, आधे टाइम तो हम क्या डर में निकाल देते हैं। डर, हाँ डर बहुत खतरनाक चीज होती है, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग किसकी बेटा, स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस होने के बाद में किसकी बारी आती है बच्चों, स्ट्रेन की बारी आती है। जब हम लोग स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली डीफॉर्मिंग फोर्सेस लगाने पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आपका मटेरियल है वो अपने अंदर इतनी रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप कर लेगा कि उसका शेप जो है वो फोर्स हटाने के बाद वैसा का वैसा आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी का शेप भी चेंज हो जाता है। तो अगर बॉडी का शेप चेंज हो गया, मैंने यूं दम लगाया और ऐसे दम लगाने पर इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई, तो अगर इसकी लेंथ बढ़ गई, मान लो डेल्टा एल से इसकी लेंथ बढ़ गई, इनिशियल लेंथ मान ली मैंने क्या थी बेटा एल, और फाइनली मेरे पास जो लेंथ है एल के साथ में क्या जुड़ गई बेटा, डेल्टा एल जुड़ गई कुछ फोर्स लगाने पर। मैंने यहाँ पर एक मास टांग दिया, मास टांगते ही भाई साहब मस्त एकदम डेल्टा एल से लेंथ बढ़ गई। अब क्या करूं, बढ़ गई तो ठीक है, मटीरियल ही ऐसा था, है ना भाई। तो ऐसे में हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा स्ट्रेन को, और स्ट्रेन जो होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। क्या वैल्यू होती है, चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो चेंज क्या है, डेल्टा एल, तो हम लोगों ने बोला स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल, और ओरिजिनल क्या था एल। ये आपका आंसर आ गया बेटा स्ट्रेन। फाइनल लेंथ जो होगी इसकी वो बिल्कुल यही होगी बेटा एल प्लस डेल्टा एल, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है अपने को। पर अपने को जो निकालना है वो स्ट्रेन, जिसके अंदर क्या होता है, चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनली उसकी लेंथ हुआ करती थी वो, तो डेल्टा एल बाय एल, यही आपका स्ट्रेन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करेंगे तो बेटा ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर डायमेंशंस भी लिखने की कोशिश करोगे तो डायमेंशनलेस, इट इज अ प्योर रेशो। ठीक है, क्या है बेटा, ये एक प्योर रेशो है। अब देखो ऐसा थोड़ी है कि यूनिट नहीं है तो क्वांटिटी ही नहीं है, तो क्वांटिटी तो डिफाइन हो सकती है, क्वांटिटी तो डिफाइन हो सकती है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी कैसी है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या कोई ऐसी यूनिटलेस क्वांटिटी है दुनिया में इसके अलावा, और बताना आप लोग, है ना, आप लोग बताना। डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस भी है, कोई डायमेंशन वगैरह नहीं है इसके, और यूनिट भी क्या है बेटा इसका, नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इट इज अ प्योर रेशो। ठीक है, समझ में आ गई ना बात सबको। ठीक है, तो इट इज अ प्योर रेशो, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब स्ट्रेन के भी हम लोगों ने टाइप्स निकाल लिए, जैसे वहां पर निकाले थे लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर, तो यहां पर भी वही लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर। ठीक है,
तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात आई तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। चेंज इन लेंथ वही बेटा, ये हमारे पास में क्या थी, एक रॉड थी, और इस रॉड को आप लोगों ने खींच के क्या कर दिया, थोड़ा सा इस बार लेंथ के अंदर चेंज ले आए, तो ये जो आपका चेंज आ गया डेल्टा एल वाला, उसका रेशो ले लिया हम लोगों ने किसके साथ में, इसकी लेंथ के साथ में। जैसे ही ये रेशो लिया तो हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल गया, नो बिग डील। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो लॉन्ग वॉल्यूम के अंदर यही हुआ भाई, जो चेंज हुआ ये आपका मान लो गुब्बारा था, गुब्बारा चेंज हो गया फोर्सेस लग लग के। इनिशियली वॉल्यूम क्या था और फाइनली वॉल्यूम क्या है, ठीक है। गुब्बारे के अंदर चेंजेस से हम लोग इसको समझ सकते हैं डेल्टा वी बाय वी, समझ गया बेटा। और वॉल्यूम स्ट्रेन के बाद में बारी किसकी आई बेटा, शियर स्ट्रेन की बारी आई। तो जब शियर स्ट्रेन की बारी आई तो इसको थोड़ा सा अलग तरह से डिफाइन किया गया है, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था कि सीधी जो हमारी बॉडी रखी हुई होती है, ये सीधी वाली बॉडी जो है, इस पे जब हम लोग ऐसे टेंजेंशियल फोर्सेस ऐसे लगाते हैं, है ना, मैंने तो ऐसे फोर्स लगाई थी इस पे, ये एफ, तो इस वाली फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो है ये मेरे काम का है, इसको मैंने बोला एफ पैरेलल टू द सरफेस, और एक मैंने बोला एफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो ऑब्वियसली मेरे काम का नहीं था, ठीक है। तो जो हमारा शियर डिफाइन होता है वो तो इस एफ पैरेलल से ही डिफाइन होता है। तो इस एफ पैरेलल के कारण जो मेरे पास में शेप में चेंज आया, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मटेरियल जो पहले सीधा दिखता था वो हल्का सा टेढ़ा हो गया इस तरफ से, और वो जो हमारे मटेरियल ने अपने शेप को चेंज किया, उस एंगल को हम लोग मेजर करते हैं टेन थीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो इस वाले एंगल को मेजरमेंट किया जाता है, लेट्स कॉल दिस एंगल एज फाई। इस एंगल को क्या बोला मैंने, फाई बोला। और ये जो लेंथ में यहाँ पर चेंज आया, इस वाली लेंथ को, एक ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा होगा सबको एक इस तरह का, ये एक ट्राइंगल बन गया देखो ऐसा, दिस इज द ट्राइंगल विच हैज बीन मेड। और ये वाली लेंथ हमने बोला x है, और ये वाली लेंथ अगर बच्चों हमारे पास में h है, जो इसकी हम लोगों ने साइड की लेंथ मान रखी है वो h है, इन दैट केस ये वाला एंगल हमारा फाई है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, टेन फाई इज इक्वल टू x बाय h। और क्योंकि फाई इज वेरी स्मॉल, तो छोटे फाई के कारण यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, फाई इज इक्वल टू x बाय h, सिंपल। और यही क्या है हम लोगों का, शियर स्ट्रेन, फाई इक्वल्स टू x बाय h, शियर स्ट्रेन, समझ गए। इस फाई को ही हम लोग शियर स्ट्रेन बोलते हैं। आई बात समझ में, देख लो ना भाई, यूनिट लेस ही तो है, कोई यूनिट थोड़ी ना आ गई उसकी निकल के। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में आपने कंपैरिजन किया तो ये मिल गया हम लोगों को, मजा आ गया, वाह भाई वाह, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, हो गया डन, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देखने के बाद में ही पता लगती हैं, जब तक देखा नहीं होता तब तक भैया पता कैसे लगेगा वो, है ना। हाँ, तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल के बाद में वॉल्यूमेट्रिक हो गया, और वॉल्यूमेट्रिक के बाद में आपका शेयरिंग वाला भी हो गया, जिसके अंदर जिसमें आपको एंगल भी क्या बोल दिया गया भाई, छोटा एंगल बोल दिया गया, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसे बोल दे कि किसी वायर की लेंथ को डबल कर दिया, तो उसमें स्ट्रेन कितना आ जाएगा, बोलो। मैं तुमको इतनी सी बात बोल रहा हूं कि इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, if the length of a wire is doubled by stretching, है ना, क्या करके डबल किया है उसे, स्ट्रेच करके हम लोगों ने डबल कर दिया है, ठीक है। देन फाइंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेट्स डू इट गाइस। बहुत सारे बच्चों का तो आंसर भी आ चुका होगा, देखो भाई आया क्या। बोलो बोलो, चलो इनिशियल लेंथ बताओ, आ रहे हैं आंसर, आ तो रहे हैं, चलो इनिशियल लेंथ बताओ भाई। इनिशियल लेंथ L, फाइनल लेंथ सर डबल कर दी लेंथ 2L, चेंज इन लेंथ डेल्टा L तो निकालना पड़ेगा ना, तो डेल्टा L क्या होता है, L फाइनल माइनस L इनिशियल, कितना हो जाएगा 2L माइनस L, बोलो कितना हो गया L। तो जब हम लोग यहाँ पर स्ट्रेन डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे भाई साहब, डेल्टा L डिवाइडेड बाय L इनिशियल,
तो क्या हो गया, L अपॉन L, आंसर बोलो 1। स्ट्रेन की वैल्यू 1 आ गई, जीरो थोड़ी है, 1 है। कई लोगों को लगता है जीरो होगा स्ट्रेन, नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं है बेटा, 1 आया है, 1 1। ठीक है, हाँ वैल्यू कितनी आई है बेटा इसकी, 1 आई है वैल्यू, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखा करो, जीरो नहीं लिखा है, ये 1 लिखा है, 1। क्या लिखी है ये वाली वैल्यू बेटा, 1 लिखी हुई है, ध्यान से। जीरो की बात तो है ही नहीं ना, जीरो तो तब होगा जब डेल्टा एल ही नहीं होगा। इन दैट केस हम उसे फिर जीरो बोल देंगे, उसमें क्या हो गया भाई। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे, उसको जीरो बोल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है हमको। ठीक है ना। चलो, तो इसके बाद में जो कहानी आती है वो हमारी आती है बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में। और उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं बेटा हुक्स लॉ। किसका लॉ, हुक्स लॉ। तो जो हुक नाम का आदमी था, उसने ये वाली बात बोली कि अंडर इलास्टिक लिमिट, ये वही वाला हुक है जो एसएचएम के अंदर अपना हुक्स लॉ जो दे रहा था, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर n वाला। ठीक है, तो हुक्स ने ये वाली बात बोली कि भाई अंडर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट जो है ये हम लोगों ने डिफाइन की भाई किसी भी मटेरियल के हिसाब से, किसी भी वायर को लेके हमने उसे स्ट्रेच करना शुरू किया, स्ट्रेच करना शुरू किया तो किस लेवल तक हमारा वायर जो है कितनी फोर्सेस लगाने पर अपने शेप को रीगेन कर रहा है, कितने फोर्सेस लगाने के बाद में हमारा वायर जो है वो बेचारा लंबा हो गया है, एक लेवल तक ही लंबा हो पाता है, और उसके बाद में और फोर्सेस लगाते हो तो आपका वायर जो है वो टूट जाता है। इन सब चीजों को डिफाइन किया गया एक ग्राफ के थ्रू, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनाया गया। और हुक ने ऐसा बोला कि अंडर इलास्टिक लिमिट हमारे जो स्ट्रेस होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्ट्रेन के, और इसके कारण यहां पर हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। और फिर यहां से हम लोगों ने बात की इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। ये जो ई है यही था आप लोगों का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अभी डिटेल में इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है, तो इसीलिए चिंता ना करें। पर स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन ये हुक्स लॉ में बताया गया, और इलास्टिक लिमिट के अंदर इसके बारे में बात की गई। ठीक है, अगर हम लोग ई की यूनिट के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ई जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अभी मैं कोई वैल्यूज पुट करके कुछ भी नहीं बता रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस की यूनिट होती है भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन होता है यूनिटलेस। तो स्ट्रेन तो ई की जो यूनिट है वो क्या आ जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाती है। ई के जो डायमेंशंस हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ई के डायमेंशंस हमारे पास वही आ जाते हैं ml-1t-2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाले। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर हम लोग इसे सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए अलग अलग तरह से इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो हम लोग अभी सारी की सारी चीजें ई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इलास्टिक लिमिट के लिए हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया, अभी और बताऊंगा ई के बारे में, रुक जाओ। इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया जिसको हम लोगों ने नाम दिया बेटा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। तो अब तुम खुद सोचो कि अंडर इलास्टिक लिमिट तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ जो आना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए सर। ये हमारा स्ट्रेस था और यहां क्या था, हमारे जीवन में स्ट्रेन था। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर कैसा आना चाहिए ग्राफ, सर इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, बट ओनली अंडर इलास्टिक लिमिट। ये कहां तक के लिए बनाया गया है, इलास्टिक लिमिट तक के लिए ही बनाया गया है। इसके बाद में फिर ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, इसके बाद में ये वाला ग्राफ जो है वो चेंज होने लगता है, क्योंकि आप इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड भी फोर्सेज जो है वो लगाना बंद नहीं करते। तो ये ग्राफ कैसे बिहेव करता है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज द ग्राफ। यस, किसी भी मटेरियल के लिए जब हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एक वायर के लिए, तो हम लोग कुछ इस तरह का उसको पाते हैं। अब इसमें क्या हुआ है इन चीजों को हम लोग समझते हैं। तो देख, ये स्ट्रेस है, ये तेरा स्ट्रेन है। ठीक है, इधर आपका स्ट्रेस आ गया, इधर आपका स्ट्रेन आ गया। यहां पर तो आपका तार जो है वो एकदम परमानेंट सेट है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। फोर्स लगाओ, मैं वापस सब कुछ अचीव कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे जैसे हम लोग फोर्स बढ़ाते रहते हैं तो इलास्टिक लिमिट आपका 0 से लेके ये जो O पॉइंट है यहां से लेके A तक आपका इलास्टिक लिमिट जो है वो फॉलो होता रहता है, O से लेके A तक। और इसीलिए इसको हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट के नाम से भी जानते हैं। तो इन द रीजन बिटवीन O to A
कर्व इज लीनियर, हुक्स लॉ इज ओबेड, हुक्स लॉ इज ओबेड, और इसमें सॉलिड बिहेव्स एज एन इलास्टिक बॉडी, यानी कि फोर्सेस हटाऊंगा तो वापस से जो बॉडी है इट विल रीगेन इट्स शेप एंड साइज विदाउट एनी ट्रबल। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए से लेके बी वाला पोर्शन। तो ये यहां पर ए है और यहां कहीं बीच में चुन्ना मुन्ना सा बी है, ठीक है। ए से लेके बी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, बट स्टिल बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। मतलब हम क्या ऐसा समझो कि जो फोर्सेस लगा रहे थे थोड़ा बढ़ाया तो है, पर अभी भी बॉडी के अंदर इतना दम बचा हुआ है कि तुम थोड़ा सा हल्का फुल्का फोर्स अगर बढ़ा भी दो तो भी बॉडी क्या बोलती है कि अभी भी मैं अपना जो शेप और साइज है वो रीगेन कर सकती हूं, तो इतनी भी मेरी कोई हालत खराब नहीं है, थोड़ा सा मेरे पर एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे तो मैं उसको सह लूंगी। हाँ, थोड़े से एक्स्ट्रा प्रेशर के ऊपर मेरे को रोना गाना नहीं मचाना है, जैसे अपन लोग तो कहने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट बी को इसीलिए हम लोग इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट बोलते हैं, पर ऐसा बी तक ही होता है, बी के बाद फिर ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो पॉइंट बी को हम लोग क्या बोलते थे, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। तो ऐसे गए पहले सीधे और फिर थोड़ा सा ऐसे हो गए, ये बी पॉइंट आ गया, है ना। अब बी के आगे अगर हम अभी भी इस लोड को बढ़ाते जा रहे हैं तो स्ट्रेस डेवलप्ड इंक्रीजेज, स्ट्रेस डेवलप्ड देन स्ट्रेन्स इंक्रीजेज रैपिडली, ठीक है। स्ट्रेस डेवलप्ड जो है ना बेटा वो फिर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। हम लोग अभी तक फोर्सेस जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो बहुत कम स्ट्रेस देने पर भी अब जो स्ट्रेन है ना उसकी वैल्यू तेजी से चेंज होगी। तो देख स्ट्रेस तो बहुत कम चेंज है, स्ट्रेस की वैल्यू में तो चेंज ही बहुत कम है, पर स्ट्रेन एकदम से ज्यादा चेंज होने लगा। तो बी से लेके सी वाले पोर्शन के आगे हम लोग यही देख रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत कम होने पर भी, चेंज होने पर भी स्ट्रेन की वैल्यू बहुत हैवीली चेंज हो रही है अगर हम लोग लोड को और आगे बढ़ाते हैं तो, ठीक है। इन द रीजन फ्रॉम बी टू डी, अब बी से डी वाले पोर्शन में आ गए, यहां से लेके यहां तक, बी से लेकर डी तक जब लोड को हटा लिया जाता है द बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस। मतलब क्या हुआ कि अब बी से डी के अंदर तो भाई ये हो गया, बी तक तो देख तो भी सब कुछ हो रहा था, बी के बाद में तो अगर मैं लोड हटा दूंगा तो हमारी बॉडी प्लास्टिक बॉडी की तरह बिहेवियर करने लगेगी, अपना अब रीगेन नहीं करेगी वो शेप और साइज जो उसका पुराना था, ठीक है। ये वाली बात यहाँ बी से लेके डी के अंदर में हमें पता लग जाती है, ठीक है ना भाई। इवन व्हेन स्ट्रेस इज जीरो द स्ट्रेन इज नॉट जीरो, स्ट्रेस चाहे करीब करीब जीरो भी हो जाए तो भी स्ट्रेन जो है वो बॉडी के ऊपर जीरो नहीं रहता। मतलब तुमने लोड ही हटा लिया तो स्ट्रेस तो रहा ही नहीं, तो भी अब स्ट्रेन जो है वो जीरो नहीं दिखता है, ठीक है, बॉडी बावड़ी हो जाती है। तो मटेरियल इज सेड टू हैव अ परमानेंट सेट, द रीजन बियॉन्ड पॉइंट बी इज नोन एज द प्लास्टिक रीजन। तो बी के बाद वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है बेटा, वो सब प्लास्टिक रीजन कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर अब क्या हो चुका है, बॉडी की हालत खराब हो चुकी है, अब वो कभी भी अपना जो उस पुराना शेप और साइज है उसको रीगेन नहीं कर पाती है। तो बी से लेके डी वाला पोर्शन सारा का सारा चला गया। पॉइंट डी को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्ड्स टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर जाओगे तो एडिशनल स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होता है, बाय इवन अ रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स एंड फ्रैक्चर अकर्स एट पॉइंट ई। तो डी तक जैसे तैसे अभी भी तेरा मटेरियल जो है ना वो बचा हुआ है, मटेरियल टूटा नहीं है। डी के बाद भी एकदम से जो मटेरियल है वो नहीं टूटता है, पर डी से जब ई पहुंच जाओगे, डी से जब कहां पहुंच जाओगे, ई पहुंच जाओगे, तो आपका मटेरियल टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ई इज दैट पॉइंट जहां पर आपका मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। अब ये जो डी से लेके ई वाला गैप होता है, यही गैप असल में आप लोगों को ये डिफाइन करता है कि आपका मटेरियल कितना अच्छा वायर्स के अंदर ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, डी से लेके ई वाला गैप। और इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन बनता है, देखो, इन प्लास्टिक रीजन, अगर आपका प्लास्टिक रीजन बड़ा है, इफ प्लास्टिक रीजन इज लार्ज, तो मटेरियल जो है वो डक्टाइल होगा। प्लास्टिक रीजन समझ गए, बी से लेके डी वाला, ठीक है। इफ प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल, मटेरियल विल बी ब्रिटल। प्लास्टिक रीजन अगर कैसा है आप लोगों का, छोटा है, तो मटेरियल कैसा होगा बेटा, ब्रिटल, खटाक से टूट जाएगा। तो ये जो डी से ई वाला पोर्शन है कहां चला गया, वही ये जो आपका डी से ई वाला पोर्शन था, ये वाला, ठीक है, इसी पोर्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस वाले पोर्शन के हिसाब से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारा मटेरियल जो है वो एक अच्छा तारों में ढलने वाला मटेरियल कहलाता है, अगर ये वाला पोर्शन जो है ये बड़ा है।
और अगर छुटका सा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा मटेरियल ब्रिटल है, मतलब थोड़ी सी फोर्स लगाने पर वो टूट सकता है। तो ये पूरा रीजन जो है ना प्लास्टिक रीजन, ये इसके बारे में चर्चा चल रही है, और डी से ई वाला पर्टिकुलरली उसके अंदर हम लोग चेक करके लेते हैं। ठीक है, डी से ई पर्टिकुलरली लेते हैं। और ये रीजन भी कैसा होना चाहिए बेटा, अच्छा बड़ा होना चाहिए। तो आपका मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स वेरी वेरी इजीली। डक्टाइल और मेलिएबल कौन से होते थे, मेलिएबल वो होते थे सर जिनको शीट्स के अंदर हम लोग बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते थे। तो यहां से जो हुक्स लॉ आया वो यहीं पर आया, और फिर हमने बोला कुछ मटेरियल्स में इलास्टिक रीजन बहुत लार्ज होता है और मटेरियल ओबे नहीं करता, एंड द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन, दीज आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टोमर्स बोलते हैं। तो रबर वगैरह जो होता है ना, इलास्टोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, इलास्टोमर्स की कैटेगरी में आते हैं रबर वगैरह जो होता है। तो हुक्स लॉ अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, उसी हुक्स लॉ को अभी हम लोग आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, और इसी हुक्स लॉ की डेफिनेशन के अंदर अब हम लोग जो हमारी इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट वगैरह है इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इसकी डिपेंडेंसी होती है मटेरियल, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे हुक्स लॉ के अंदर, अभी मैंने बता तो दिया ही है कि भाई स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, और जो ई है इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है बेटा, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और इम्प्योरिटीज पे। इन सभी चीजों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ये हमको यहाँ मिलती रहती है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रेस, ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो हमें तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो पढ़ने होते हैं। वो तीन तरह के मॉड्यूलस कौन कौन से हैं आओ जरा देख लेते हैं। ये तीन तरह के जो मॉड्यूलस हैं आपके इलास्टिसिटी के, उसमें सबसे पहला है बेटा यंग्स मॉड्यूलस, जवान मॉड्यूलस जिसे हम लोग बोलते हैं। ये जो यंग्स मॉड्यूलस आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के थ्रू डिफाइन होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो गया आपका, फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया आपका, डेल्टा एल बाय एल। तो वहां से ये फॉर्मूला आ जाता है, और हम लोग सीधे ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एफ बाय ए, ये तो स्ट्रेस है, इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल। ये हम लोगों को यहां पर मिलता है, एफ बाय ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल। और अगर यहां से कोई फोर्स लिखने की कोशिश करे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वाई ए टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल। तो ऐसे कई बार हम लोग फोर्स को भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना भाई, ऐसे क्या डिफाइन कर दी जाती है, फोर्स जो है वो डिफाइन कर दी जाती है वाई ए डेल्टा एल बाय एल। तो इस तरह से हम लोग इसको एफ रीस्टोरिंग के नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर अगर स्ट्रेन आ रहा है तो फिर वो रीस्टोरिंग तो रही नहीं बेचारी, है ना। हाँ, तो ऐसे हम लोग चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ वगैरह सबके हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं। वाई की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, एफ बाय ए अपॉन डेल्टा एल बाय एल। इसके जो डायमेंशंस और यूनिट है वो सब बेटा स्ट्रेस की जो यूनिट्स हैं उसी के हिसाब से चलती रहेगी। इलास्टिसिटी की यूनिट एक जैसी रहेगी सब जगह, तो ध्यान रखिएगा यूनिट वही होगी बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशंस जो हैं बेटा वो भी वही होंगे, ml-1 T-2 प्रेशर वाले। कोई शक तो नहीं बेटा किसी भी प्रकार का, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से इन सारी चीजों को हम लोग आराम से डिफाइन कर सकते हैं। क्लैरिटी सब लोगों को। तो यंग्स मॉड्यूलस, कौन सा मॉड्यूलस आ गया आपका, यंग्स मॉड्यूलस जो है वो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब आपको मान लो वायर दे रखा है बेटा 2 मीटर का, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, ठीक है, और ऐसा बोल रहे हैं कि 100 किलो का ब्लॉक जो है वो उसके एक एंड से हमने अटैच कर दिया, तो उसमें एलोंगेशन बताओ। क्या बोला हम लोगों ने कि भाई हमारे पास में एक वायर है जिसकी लेंथ क्या दे रखी है, 2 मीटर, 100 किलो का, इससे हम लोगों ने लोड जोड़ दिया। ठीक है, तो फाइंड द एलोंगेशन इन द वायर इफ, और आपको बेटा y या जो यंग्स मॉडुलस है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, और उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻10। क्या वैल्यू है बेटा, 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया जो है वो आपको दे रखा था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये -10। ठीक है ना, तो सारी चीजें गिवन है। चलो जल्दी बताओ क्या होगा।
ठीक है, करें इसको, +10 ही लो, हाँ यंग्स मॉडुलस है ना, तो 2 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करो, कैसे करोगे? y की वैल्यू पता है, एलोंगेशन इन द वायर निकालना है, कैसे सॉल्व होगा? तो हमें पता है सर के फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू जो है वो y डेल्टा L/L होती है। चलो, तो यहाँ से हमें डेल्टा L की जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, FL अपॉन AY के बराबर। लेट्स पुट द वैल्यूज। फोर्स कितनी, 100 kg यानी कि 1000 न्यूटन। लेंथ कितनी दी हुई है, 2 मीटर का वायर दिया हुआ है, सब SI यूनिट्स के अंदर पुट करो। एरिया क्योंकि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, और उसके बाद में y 2 × 10⁻⁻10। सारी वैल्यूज आ गई हैं, इन सारी वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकाल लो। कितना हो गया भाई, देख लो, -4 -10, तो -14 तो यही हो गया नीचे, तो ऊपर जाके हो गया 10⁻+14, है ना, और ये कितना हो गया 1000। 4 2 जा, ये 2 से 2 तो कट ही गए, ठीक है, 2 से 2 तो कट ही गए ना अपने। हाँ, तो यहां से अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -4 -10, 10⁻14। अबे ये तो कुछ अनशंट सी वैल्यू आ गई अपने पास। अरे -10 थोड़ी लेना था, +10 लेना था, मैंने फिर -10 लिख दिया। 2 × 10⁻10। ओह, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो गया 1000/4 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो गया -4 और 10, तो नीचे बच गया +6, तो ऊपर आ गया -6, 3 0 और गए, तो कितना आ गया 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 मीटर। ये आंसर आ रहा है। इसको आप 0.25 भी लिख सकते हो, तो मिलीमीटर में लिख लो, 0.25 कौन मना कर रहा है? किसमें लिख लो बेटा, इसको मिलीमीटर में लिख लो, 0.25 मिलीमीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि 10⁻⁻3 मीटर में आपका आंसर आया है। ठीक है ना बेटा, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, विदाउट एनी ट्रबल। सारी चीजें आप लोग आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो, ठीक है भाई, तो ये तो अपने को समझ में आ ही गया। आओ चलो देखते हैं। अब इसके अंदर एक फंडा होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू ओन वेट। अपने खुद के वेट के कारण भी, जैसे अपन लोग कपड़े लटकाते हैं तो तुम लोगों ने देखा होगा कपड़ों के अंदर ऐसे सल आ जाता है। वो सल क्यों आते हैं? क्योंकि कपड़े का जो वेट है वो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। ऐसे ही जब वायर को अपन लोग ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो वायर का खुद का जो वेट है उसके कारण भी उसकी लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट आ जाता है। तो वो इंक्रीमेंट कितना आता है, उस एक्सप्रेशन की हम लोग बात करते हैं। तो भाई मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है ऐसे में वायर पे, वो हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे होता है, यानी यहाँ दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। ध्यान रखना, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेस वाला जो पॉइंट है वो है, और मिनिमम स्ट्रेस विल बी एट द लोअर एंड, यानी ये आपका मिनिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट है। ठीक है, अब असल में इसके अंदर जो हम लोग ये चेंज इन लेंथ की वैल्यू निकालते हैं, y पे जाके dy का एक एलिमेंट लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। इसका एक तरीका और होता है जिसमें हम ये मानते हैं कि भाई जो फोर्सेज हैं वो सेंटर ऑफ मास पे लगती हैं, और उसके हिसाब से भी इंक्रीमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो जो वैल्यू आती है हमारी डेल्टा एल की, वो क्या आती है, mgl/2ay। इस वैल्यू को याद रखना है। इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट, खुद के वजन के कारण जो इसके अंदर इंक्रीमेंट आ गया, वो वाला यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है वो लिखा गया है, ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ भाई, अपना फॉर्मूला तो यही होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू व्हाट, y डेल्टा L/L। अब तुम्हें जो डेल्टा L निकालना था, वो डेल्टा L का वैल्यू कितना हो गया बताओ यहाँ पे, FL अपॉन AY, और फोर्स हम लोग सारी सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करती हुई मानते हैं, तो उसकी वैल्यू mg/2 से लिख देता है, क्योंकि लेंथ आधी है इसीलिए L/2 आ जाता है। लेंथ आधी है ना, तो इसीलिए क्या आ जाता है, ये L/2, तो mgl/2 आ जाता है। तो ये देख, mgl/2 और ay तो पहले से है ही सही, तो आप चाहो तो डिराइव भी कर लो यार, डिराइव करने में कोई बड़ी बात नहीं होती। पर इसका ये जो सॉल्यूशन जो मैंने दिया है ना, महाफर्जी सॉल्यूशन होता है असल में। देखो,
असल में ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, एक्स पे जाके dx एलिमेंट लेते हैं और उसके बाद में पुट करते हैं, लिमिट्स लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। ऑल्दो एक अच्छा तरीका है, ये गलत नहीं है ना, पर उसके कंपैरिजन में फर्जी दिखता है ना। दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो राइट। ऑलराइट, फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेटा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। तो बल्क मॉड्यूलस को के और बी, है ना, कई जगह बीटा के फॉर्म के अंदर भी इसे लिख दिया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, हमारा बी जो है उसकी वैल्यू अगर लिखूं तो वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही लिखना है अपने को, तो है ना भाई। तो स्ट्रेस तो भैया हमारा वही है जो पहले हुआ करता था, फोर्स अपॉन एरिया, पर स्ट्रेन इस बार हो गया डेल्टा वी बाय वी। अब फोर्स अपॉन एरिया तो बेसिकली आपका प्रेशर ही हो गया ना, तो प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय वी। तो यहां हमें एक माइनस का साइन इंक्लूड कराना पड़ता है। अब ये माइनस का साइन इंक्लूड कराने के पीछे क्या लॉजिक है, इसे आपको समझना होता है। माइनस साइन इसीलिए हम लोग इंक्लूड करते हैं क्योंकि हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम हमारा घटता है, और जब जब प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम हमारा बढ़ता है। ये आइसोथर्मल कंडीशंस होती हैं जिनकी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और इसी कारण से अगर देख प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही होगी तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि डेल्टा वी जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर प्रेशर की वैल्यू घट रही होती है तो डेल्टा भी पॉजिटिव आता है, पर यहां पर क्या आता है बेटा, नेगेटिव का साइन आता है, तो उस नेगेटिव नेगेटिव को फिर पॉजिटिव करना होता है। तो बीटा क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए इसीलिए हम लोगों ने यहां पर एक माइनस के साइन को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। और इसको क्या नाम दे दिया बेटा, बल्क मॉड्यूलस। क्या नाम दे दिया इसे हमने, बल्क मॉड्यूलस नाम जो है वो यहां पर दे दिया। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉड्यूलस का, उसको एक नया नाम दिया विच इज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना, ध्यान रखना, सी या कंप्रेसिबिलिटी। इसकी यूनिट एकदम उल्टी हो जाती है बल्क मॉड्यूलस से, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस की तो क्या होगी भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, ये तो आपकी बी की यूनिट हो गई। पर सी की जो यूनिट है ये क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, तो उल्टा हो जाता है खेल, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाता है। ऐसे होती है यहाँ पर वैल्यूज में जो चेंज आता है वो, ठीक है। आप पास्कल इनवर्स बोल लो, फिर बोल रहा हूं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, ठीक है। फिर हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा जिसे हम लोग बोलते हैं, ईटा, द सिंबल इज नॉट नीटा, इट इज ईटा। तो ये जो ईटा है ये शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन से डिफाइन होता है। तो शियरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस की अगर बात करूं तो बेटा वही फोर्स अपॉन एरिया जो पैरेलल फोर्स होती थी वो, और शियरिंग स्ट्रेन कौन सा होता था सर, वही एक्स बाय एल। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। तो एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया बटे फाइव, फाइव की वैल्यू भी पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एफ टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय ए फाइव। ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आ गया। इसकी भी यूनिट वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया वाली, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली। यूनिट यूनिट के अंदर किसी के भी कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं आते, स्पेशल चेंजेस नहीं आता, ठीक है। तो चीजें तो वही है, चीजें थोड़ी ना चेंज हो जाती है ना। और इसके बाद में आता है आपका पॉइजन्स रेशो। कौन सा रेशो आता है बेटा, आपका पॉइजन्स रेशो जो है वो आता है इसके बाद। पॉइजन्स रेशो समझने के लिए आपको ये पता लगाना पड़ता है कि किसी भी बॉडी को, मान लिया एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर को अगर हम लोग ऐसे लंबा करेंगे तो यार इस तरह से, मान ले पहले से सिलेंडर था और ऐसे उसको लंबा कर रहा है, तो उसकी लेंथ में इधर चेंज हो रहा है और इधर जो विड्थ है वो भी तो चेंज हो रही है। तो ये जो दोनों साइमल्टेनियस चेंजेस होते हैं ना, उनको कंसिडर करने के लिए वी नीड पॉइजन्स रेशो, ठीक है। इसको सिग्मा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन देता है, उनका रेशो से बताया जाता है। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसमें स्ट्रेस का कोई नाम ही नहीं है, समझ गए। और ये जितने भी हम लोग पहले डिफाइन कर रहे हैं ये सब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही डिफाइन किए गए हैं। ये सब किसमें डिफाइन किए गए हैं बेटा, अंडर इलास्टिक लिमिट ही डिफाइन किए गए हैं। तो यहां पूरा स्ट्रेन आ गया, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, बीटा अपॉन अल्फा। अब ये लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल मतलब देखो वही जो मैंने आपको बताया, मैंने फोर्स लगा के इसे लंबा किया तो बेचारा इधर से भी पिचक गया, तो इनिशियली अगर डी था तो फाइनली छोटा डी हो गया, ठीक है। हाँ, इनिशियली अगर मान लो ये वाली लेंथ इसकी क्या थी, अगर एल थी तो फाइनली एल प्लस डेल्टा एल हो गई। डेल्टा एल से आपने इसे क्या कर दिया, लंबा कर दिया नीचे फोर्स लगा के। तो ये जो कहानी हुई उसी से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बीटा तो लेटरल हो गया, लेटरल मतलब ये वाला पार्ट, लेटा हुआ पार्ट लेटरल। तो डी वाला जो पार्ट है वो तो क्या हो गया, लेटरल, लेटा हुआ। इसी से याद रखना हमेशा, लेटरल मतलब क्या होता है, लेटा हुआ, ठीक है। स्लीपिंग पार्ट जो होता है ना, हाँ, उसी को अपन लोग लेटरल बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल कौन सा हो जाएगा, जो लेंथ वाला पार्ट हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वही टेंसाइल और कंप्रेसिव जो पढ़ा था, तो जो लेंथ वाला पार्ट है उसके लिए, लेंथ वाले पार्ट के लिए लॉन्गिट्यूडनल यानी कि डेल्टा एल बाय एल, और इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बाय डी, ठीक है। हाँ, माइनस का साइन क्यों, क्योंकि ये वाली चीज डिक्रीज हो गई,
इनिशियली ज्यादा था, अब थोड़ा सा कम हो गया। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में अल्फा तो हो गया डेल्टा एल बाय एल, ये क्या हो गया डी माइनस डी बाय कैपिटल डी। समझ गया बेटा, क्योंकि फाइनली छोटा डी और नेगेटिव साइन क्यों लगा, क्योंकि डिक्रीज हुआ था। तो ये हमारे पास में बीटा और अल्फा दोनों आ गए, इनका रेशो अपने को निकाल के पॉइजन्स रेशो की जो वैल्यू है वो आराम से मिल जाती है। ठीक है, इस पॉइजन्स रेशो की थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है, या ऐसा बोलो इसकी लिमिट जो होती है, वो -1 से लेके 0.5 के बीच में आती है। परंतु प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंट्स करके जब इसको देखा गया तो इसकी वैल्यू 0.2 से लेकर 0.4 के बीच में आती है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलती। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज इसकी नहीं मिलती है। ऐसे ही अगर हमें y मतलब यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशो का अगर हमें एक रिलेशन निकालना है तो y की वैल्यू होती है 3k इंटू 1 - 2 सिग्मा, ध्यान रखना होता है ये सब, 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा, या 9/y इज इक्वल टू 3/ईटा प्लस 1/k। डायरेक्ट रिजल्ट से इनको याद रखना होता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैंने नहीं बनाए हैं, अपनी गलती नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है। फिर आता है आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेस्ड वायर। किसी भी स्ट्रेस्ड वायर के अंदर जो हमें उसको खींचने में वर्क डन करना पड़ता है, वो सारा वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिफाइन करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो जो वर्क डन होगा इसको एक्स डिस्प्लेस कराने में, वही बेटा एफ डी एक्स, और उसके बाद में उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमारे पास में जो वर्क डन की वैल्यू आती है वो आती है वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन 2L नॉट। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम थोड़ा अलग अलग करके लिखें तो एक डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू बन जाती है, और एक हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। तो जैसे ही एक अपनी तरफ से लिखते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, तो हमारे पास में जो वर्क डन है उसकी वैल्यू बन जाती है हाफ वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आता है इसकी वैल्यू आती है बेटा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दिस इज द वैल्यू विच कम्स आउट। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। ठीक है, जैसे अपन ने सरफेस टेंशन के अंदर भी पढ़ा था, है ना। हाँ, ये वैसा ही है, बिल्कुल सेम फंडे से डिराइव होगा, अगर वो भी देखा होगा तो पता लग जाएगा। तो ऐसे में कभी वर्क डन अगर पूछ लेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम। तो सीधे यहां से वर्क डन आ जाता है। इसको कई बार हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा इसे, एनर्जी डेंसिटी या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे भी आप लोग इसे लिखना चाहो, एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आई बेटा बात समझ। तो आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल। इस फॉर्मूले को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब ये जो इलास्टिसिटी के फैक्टर्स हैं जो जो इसको इफेक्ट करते हैं, जो आपके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह के वैल्यू के ऊपर जो इफेक्ट लाते हैं, ऑल दोज फैक्टर्स अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखें टेम्परेचर का जो इफेक्ट है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आपकी कमजोर होती हैं, जिसके कारण आपका वाई जो है बेटा वो भी घट जाता है ना, ड्यू टू द वीकनेस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाई की वैल्यू हमेशा घटेगी, इस बात का ध्यान रखें। इंप्योरिटीज अगर मिलाओगे तो वाई जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इंप्योरिटीज कई बार जो जगह होती हैं वो अपनी मॉलिक्यूल्स के बीच में बना के उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इन दैट केस आपका जो वाई है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ये सारी की सारी, कैसा मटेरियल है उसी के ऊपर सारी की सारी डिपेंडेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही होती है। ठीक है, तो इसके अंदर है ना कई बार जैसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि हमारे पास है ना दो मटेरियल्स दे दिए और उन मटेरियल्स का एफ वर्सेस डेल्टा एल ग्राफ जो है वो आपको बना के दे दिया, है ना। एक मटेरियल ये था, सब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है बेटा, है ना, एवरीथिंग इज अंडर इलास्टिक लिमिट। एक मटेरियल ये था तो अंडर इलास्टिक लिमिट है। सब चीजें अंदर इलास्टिक लिमिट ही चल रही हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो एफ और डेल्टा एल वाला जो ग्राफ है इसके अंदर हमसे है ना लेंथ कंपेयर कराई कि बताओ भाई कौन सा जो वायर है वो लंबा होगा और कौन सा जो वायर है वो यहाँ पर छोटा होगा। तो अगर मेरे से लेंथ वेंथ कंपेयर करने को बोलेंगे तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा बता। सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये आपने को दिया हुआ है, लेंथ आपको कंपेयर करनी है।
करो बताओ, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो। तो क्या मटेरियल दे रखा है? सेम मटेरियल सेम एरिया। ठीक है, हाँ, कंपेयर व्हाट? कंपेयर लेंथ ऑफ द वायर। ये सवाल है, चलो बताओ जल्दी से। ये नीट में, एम्स में, दोनों में पूछा है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट खोलू सवाल होता है ये, सी के एस की कैटेगरीज में जाता है ये। सी के एस का मतलब क्या होता है? इट इज अ कंसेप्ट खोलू सवाल। तो बताओ कैसे करोगे, हाउ विल यू डू इट? तो ऐसे में आप लोग पहले देखो एफ और डेल्टा एल के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखता हूं? एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाई एल लिखता हूं मैं तो। अब इस रिलेशन में एफ और डेल्टा एल का रिलेशन देखो कैसा है। सर एफ और डेल्टा एल डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाले दिख रहे हैं मेरे को तो, और एफ की जो वैल्यू है वो कैसी दिख रही है? वाई ए बाई एल टाइम्स ऑफ डेल्टा एल। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आता है, ध्यान तो दो। एफ और एल के अंदर प्रोपोर्शनलिटी तो डायरेक्ट दिख रही है, और ये वाई ए बाई एल जो है ना, ये मेरे को स्लोप दिख रहा है इनके ग्राफ का। वाई ए बाई एल क्या दिख रहा है मुझे? इनके ग्राफ का स्लोप दिख रहा है। तो अगर मैं एफ वर्सेस डेल्टा एल ग्राफ का स्लोप डिफाइन करूं, तो इसके स्लोप की वैल्यू क्या होती है बता जरा? वाई ए बाई एल, जिसका ये मतलब हुआ कि अगर मटेरियल सेम है और एरिया भी सेम है, तो इन दैट केस जो स्लोप दिया हुआ है एम, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। अब तू खुद सोच के, अगर स्लोप इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रख रहा है एल के साथ में, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी लेंथ कम होगी। अब तुम बता दो इसमें स्लोप किसका ज्यादा है? बस हो गया, और क्या क्वेश्चन? अब देख ले, ये तेरा थीटा बी है और ये तेरा क्या है? थीटा ए। नाउ विच थीटा इज ग्रेटर? थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। तो अगर थीटा बी आपका थीटा ए से बड़ा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कि टेन थीटा बी जो है इट इज ग्रेटर देन टेन थीटा ए, विच मीन्स दैट यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? जो स्लोप है वो ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब एल बी जो है इट इज लेस देन लेंथ ऑफ ए की लेंथ ज्यादा हो गई। ये हमें यहां से पता लग जाता है, ए हैज अ ग्रेटर लेंथ। समझ गया ना क्वेश्चन कैसा था? अब वो ग्राफ दे दिया सर एग्जाम के अंदर में, तो समझ ही नहीं आया। नीट एम्स दोनों का सवाल है, इवन ये वाला जो सवाल है जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर भी पूछा गया है। तो यू कैन सी हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। एल बी जो है वो ऑब्वियसली कम आ गई, क्योंकि थीटा जो है वो उसका ज्यादा था। अब अगर मान लो लेंथ सेम देके एरिया कंपेयर करा लें, तो वो भी तो करा सकते हैं। इसी वाले क्वेश्चन में एक और सवाल, क्या बोला मैंने? एल तो आप लोगों को दे दी सेम, अब एरिया कंपेयर करो, तो तुम बताओगे ये तुम्हारा एच डब्ल्यू हो गया। ठीक है, हाँ, लेंथ सेम कर दिया, अब एरिया कंपेयर करा रहे हैं, तो अब तुम्हें बताना है कि अब आंसर जो है वो क्या आना चाहिए। मैं ही थोड़ी ना बता दूंगा सब, और क्या, एक आध तो तुम भी बताओगे भाई, है ना? ठीक है ना बेटा? तो आई होप दैट थिंग्स आर फाइन विद यू। ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी जो जो यहाँ पर दी हुई है ना? चलिए, तो अब हम लोग ज़रा क्वेश्चंस जो हैं उनकी तरफ चलते हैं, और क्वेश्चंस को एक बार देखना शुरू कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या है और क्या नहीं है, जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो पहला जो सवाल है, इस सवाल की तरफ देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं क्या। देखें ज़रा आप लोगों के क्या आंसर आ रहे हैं पहले सवाल के। गर्म पानी, पानी गर्म मिल जाए बस, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और क्या। मास्टर के लिए तो गर्म पानी बहुत नेसेसरी हो जाता है। चलो भाई करें। तो वायर दे रखा है आप लोगों को एल लेंथ का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ है, इसको एक फिक्स सपोर्ट से हम लोगों ने टांग दिया है, ऐसा भी दिया हुआ है। तो ये हमारा वायर है, फिक्स सपोर्ट से टंगा हुआ है। लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, लेंथ ऑफ द वायर L1 हो जाती है, और इनिशियल लेंथ जो है वो उसकी L है। तो L प्लस डेल्टा L की जो वैल्यू है ना, दैट इज L1 जो आपको दिया हुआ है।
ठीक है, व्हेन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड देन एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस इज, तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है भाई, f बाय a अपॉन डेल्टा l बाय l। तो डेल्टा l की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में यहाँ पे बताना, L1 माइनस l के बराबर, ठीक है ना भाई। तो फोर्स क्या हो गया तुम्हारे पास mg, ठीक है ना, अपॉन एरिया, डेल्टा एल कितना हो गया L1 माइनस एल, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L, खत्म, यही आपका आंसर है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसमें चेक कर लो भाई, अब आंसर आ रहा है क्या कोई ऑप्शन अपने पास, mg के साथ में L आ जाएगा, तो mgl अपॉन a इंटू L1 माइनस एल, a इंटू L1 माइनस एल, ये आ गया, सी ऑप्शन आप लोगों का आंसर है। चेक कर लो भाई सब लोग, सबका आना चाहिए, मेरा नहीं अकेले का बस, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन जो है वो हो चुका है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, चलो भाई देखते हैं। तो आपको दो वायर दिए हुए हैं जिनका सेम मटेरियल है, two wires are made of the same material and have the same volume. First wire has a cross section area A and the second wire has a cross section area 3A. Length of the first wire is increased by delta L on applying a force F. पहले वायर की क्या किया, फर्स्ट वायर के साथ में हमने लेंथ बढ़ा दी डेल्टा L से, और फोर्स कितनी लगाई थी F, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ था इसका, है ना, हाँ। दूसरे वाले का 3A दिया हुआ था, सेकेंड वायर 3A, ये तो एरिया है ना। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय द सेम अमाउंट, तो इसको भी डेल्टा एल से ही बड़ा करना है, तो कितनी फोर्स लगाऊं, इसके ऊपर तो एफ फोर्स लगाई थी, इस पे कितनी फोर्स लगाऊं एफ डैश, ये सेम अमाउंट से स्ट्रेच हो जाए। एरिया देख लो बेटा, इसका 3A दे रखा है, एरिया कितना दिया हुआ बेटा है इसका, 3A के बराबर जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है। तो आप फोर्स कंपेयर कर लो भाई, क्या कंपेयर कर लो, फोर्स कंपेयर कर लो, और इसके अंदर देख लो वायर के मटेरियल जो है वो सेम है, जल्दी बताओ। फोर्स, फोर्स की वैल्यू लिखते कैसे हैं हम लोग, फोर्स की वैल्यू हम लोग लिखते हैं सर F बाय A इज इक्वल टू वाई डेल्टा L बाय L। अब वायर सेम मटेरियल का है तो वाई वगैरह तो सब सेम हो गए, चेंज इन लेंथ भी हमें सेम लानी है, ठीक है, वॉल्यूम भी उनका सेम दिया हुआ है, तो F जो है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गया मेरे पास, तो F1 अपॉन F2 जो है, अब वॉल्यूम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, L जो है ना इसको हम लोग लिखेंगे कैसे भाई, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो लेंथ को कैसे लिख सकता हूं मैं, वॉल्यूम अपॉन एरिया से, तो इस वाली लेंथ को अपन लोग ऐसे लिखो तो एरिया के स्क्वायर से प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। नहीं आया समझ में, मैंने क्या बोला, लेंथ को पुट करो वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो एरिया ऊपर गया, वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा एल कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, सब कुछ सेम, तो F विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। तो अगर मैं F1 अपॉन F2 लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, तो F1 अपॉन F2 की जो वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बताइए, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। यस, ये मैंने एक नया फॉर्मूला डेवलप कर लिया इस क्वेश्चन को करने का, अब तो तुम लोग आसानी से कर लोगे, जल्दी बताओ। एक का A और 3A है ना, तो A और ये 3A का स्क्वायर 1/9, 9F, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दी देखो भाई, आ गया। आसान होता है अगर ध्यान दो तो, ठीक है, ध्यान दोगे तो ही तो पता लगेगा आसान है, नहीं तो कैसे पता लग जाएगा। चलो नेक्स्ट, बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी, इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ पी, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस इज, अच्छा तो वॉल्यूम में चेंज आया है ना, और रेडियस के अंदर डिक्रीज हम लोगों को बताना है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस विल बी, और उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म प्रेशर जो है वो P लगाया गया, तो बेसिकली वॉल्यूम जो है ना वो R³ से प्रोपोर्शनल होता है, तो डेल्टा V बाय V की अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू तो देखो 3 डेल्टा R बाय R आती है, किसके बराबर आती है बेटा, 3 डेल्टा R बाय R के बराबर आती है डेल्टा V बाय V की वैल्यू तो, और डेल्टा V बाय V हमारे फॉर्मूले में कहाँ आता है बताना जरा, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से बल्क मॉड्यूलस जो है वो होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V, तो डेल्टा V बाय V की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 3 डेल्टा R बाय R, करेक्ट है ना, ये पुट करो तो B इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन 3 डेल्टा R बाय R, माइनस साइन की जरूरत नहीं है, हम लोगों से माइनस साइन में पूछा ही नहीं है तो क्यों लगाऊं जबरदस्ती, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना,
तो ये हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो डेल्टा आर बाय आर की जो वैल्यू है, डिक्रीज लिख दिया ना उसने तो आंसर पॉजिटिव देगा, डिक्रीज नहीं लिखता तो फिर वो बोलता डिक्रीजेस बाय या इंक्रीजेस बाय। तो डेल्टा आर बाय आर कितना हो गया, डेल्टा पी अपॉन 3b, ये आ रहा है बेटा, ये ऊपर उछाल दिया। तो डेल्टा पी अपॉन 3b है क्या ऑप्शन में, ये रहा डी ऑप्शन, पी अपॉन 3b। आ गया आंसर। इसके क्वेश्चंस जो है ना वो बस अपने को चेक करने होते हैं कि हमें हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हम जानते हैं क्या तरीका क्या है करने का, फिर तो सब चीजें नॉर्मल और बहुत इजी हो जाती हैं। ठीक है, आसान हो जाता है बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कॉपर है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ L व्हेन दिस वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स F, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डेल्टा L, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज अ स्ट्रेट लाइन। इनमें से कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा ये बोला गया। तो सबसे पहले तो F बाय ए की जो वैल्यू है ना वो y डेल्टा L बाय एल होती है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम को लेंथ की टर्म में लिख ले, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो लेंथ क्या लिख सकता हूं मैं, वॉल्यूम अपॉन एरिया। ठीक है, लेंथ को वॉल्यूम अपॉन एरिया लिख ले, और एरिया को भी अपन लोग वी बाय एल की तरह से लिख सकते हैं, है ना भाई। हाँ, तो इस चीज को कंपेयर कर लो। अब लेंथ को जैसे ही मैं वी बाय ए लिखूंगा तो डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आती है, देखो यहां से एफ एल अपॉन ए वाई, करेक्ट। और लेंथ को हम लोगों ने क्या लिख लिया बेटा, v अपॉन ए, तो हो गया एफ वी अपॉन कितना हो गया, एल स्क्वायर लाना है ना तेरे को, तो एल स्क्वायर लाना है तो एक काम कर, एरिया को लिख ले फिर। किसकी टर्म्स में लिख लो एरिया को, अपन लोग वॉल्यूम की टर्म्स में। तो हो गया एफ बाय वी, क्योंकि एल के साथ तो वेरिएशन ही बताना है, तो एफ बाय वी इंटू एल स्क्वायर अपॉन वाई, ये हो गया। चेक करो भाई, एरिया क्या होता है यार, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एक तो तुम्हें कुछ भी एक बार में साला समझ नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, किसी को भी नहीं आता है। तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाय एल हो जाएगी ना। तो वी अपॉन एल पुट किया तो एल स्क्वायर आ गया। अब फोर्स वॉल्यूम वाई ये सब कॉन्स्टेंट्स हो गए, तो हमारे पास डेल्टा एल की प्रोपोर्शनैलिटी एल स्क्वायर के साथ में आ गई। तो डेल्टा एल वर्सेज एल स्क्वायर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यही ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स वाला, डेल्टा एल और एल स्क्वायर के बीच का ग्राफ। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, डेल्टा एल वर्सेज एल स्क्वायर, वी कैन सी हाउ वी हैव कैलकुलेटेड। चलो अगला, फॉलोइंग फोर वायर्स आर मेड ऑफ फोर मटेरियल्स, सेम मटेरियल्स, विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। देखो सबके अंदर सेम टेंशन लगा रहे हैं, है ना, यानी mg जो है वो सबके अंदर सेम कर दिया है। एक्सटेंशन यानी डेल्टा एल, सर डेल्टा एल की वैल्यू होती है एफ बाय ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए वाई। अब इसके अंदर फोर्स तुमने कांस्टेंट कर दी, मटेरियल तुम लोगों ने सेम ले लिया, तो एल बाय ए, है ना। अब एल और ए से कंपेयर कर रहे हैं, चलो जल्दी से बताओ क्या आ रहा है तुम लोगों का। एल और ए से कंपैरिजन जल्दी, अरे करो भाई। एल और ए, ये भी मैं ही करूं, एल बाय ए का रेशो निकाल लो सब में, तो 50 और 0.5 कितना आ रहा है ये, 100, है ना। हाँ, 100, 100, 100। चलो करो, कंपेयर करो जल्दी से।
हाँ भाई हुआ, अभी तो सोच ही रहे हैं सर, जल्दी से। अच्छा रेडियस नहीं है भैया, डायमीटर है। हाँ डायमीटर है, ये एरिया थोड़ी ना दिया हुआ है, ये तो डायमीटर दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है बेटा, डायमीटर दिया हुआ है। तो अगर डायमीटर देंगे आप लोगों को तो एरिया में इसको थोड़ी ना पुट कर सकते हैं यार अपन लोग, एरिया में तो आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो बेसिकली जब हम लोग डेल्टा एल लिखेंगे, है ना, तो अपन लोग प्रोपोर्शनलिटी लेंगे एल अपॉन आर स्क्वायर के साथ में, या डायमीटर के स्क्वायर के साथ में, है ना, पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी तो लिख सकता हूँ। अब देख किस में आ रहा है सबसे ज्यादा, तो ये हो गया 50 अपॉन 0.5 इंटू 0.5। अब देखना ये कितना आया, ये 1 2, तो ये 2, तो 5 से कितनी बार गया बेटा 1000, और ये कितनी बार गया 2, 200। ठीक है। हाँ अब देख नीचे वाले का क्या आ रहा है 100 अपॉन 1 इंटू 1, तो ये तो 100 आ रहा है। ये ज्यादा आ गया भाई, अभी तक तो ए लीड कर रहा है, तो बी तो आंसर नहीं है। सी देखो 200 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 100, तो ये तो 50, ये भी नहीं है आंसर। और ये हो गया 300 अपॉन 3 इंटू 3, तो ये 100, और ये 3, तो ये भी नहीं है आंसर। आंसर आ गया आप लोगों का ऑप्शन ए। आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन ए, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स एक्स एंड वाई। स्ट्रेस और स्ट्रेन के हम लोगों ने कर्व बनाए। इट इज ऑब्जर्व दैट अल्टीमेट स्ट्रेन पॉइंट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट और क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल एक्स। एक्स के लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट पास पास है, मैंने ग्राफ का बताया था तुम्हें, सारी की सारी चीजें ध्यान रखना, बट आर फार अपार्ट फॉर मटेरियल वाई। तो अगर दूर दूर है तो कैसा मटेरियल होता है, डक्टाइल होता है। ठीक है, वी कैन से दैट एक्स एंड वाई आर लाइकली टू बी। तो देख डक्टाइल बी यहाँ वाई के साथ में 2 बार है, और क्योंकि इसमें बहुत पास पास है, क्लोज टू ईच अदर, तो ये कैसा बन जाएगा बेटा, ब्रिटल बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। जल्दी से चेक कर लो आप लोगों का क्या आ रहा है। मेरा तो बी ऑप्शन आ रहा है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था उसी के हिसाब का आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, ऑप्शन बी। इसीलिए ग्राफ की जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है और आपको दी गई है ग्राफ के साथ, तो प्लीज रिमेंबर दिस थ्योरी। ठीक है, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus L। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हाँ आप लोगों ने एक m मास का ब्लॉक इसके साथ में अटैच कर दिया, जिसके कारण इसकी लेंथ क्या हो जाती है, L प्लस L हो जाती है, ऐसा बोल रहे हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, जल्दी करो, तुम्हें पता है क्या कर रहे हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ यू नो व्हाट टू डू, अपने आप निकालो चलो। जल्दी, अरे जल्दी भाई, हम्म, जल्दी बताओ भाई। देखो आप लोगों ने, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर निकाला था, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वही तो होती है जो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर आती है। तो वही एनर्जी तो लिखनी है आपको जो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर आई। तो वो एनर्जी क्या थी सर, वो एनर्जी तो हमें याद है, mgl/2 बताया था आपने, तो बस वही आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आंसर क्या आ गया, सी हाफ mgl, दैट्स इट। अच्छा 2 ऑप्शन में हाफ mgl, बी और सी दोनों सेम दे दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग अब सी कर लेते हैं। तो mgl/2 इज द राइट आंसर, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। द आंसर इज mgl/2। वो बी और सी सेम हो गए, कोई बात नहीं, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, समझ गया ना भाई। और इस प्रकार से ये वाला जो चैप्टर है आप लोगों का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आज समाप्त होता है। नए चैप्टर के साथ आप लोगों को नीट के पहले तक मिलते रहेंगे, जिसके अंदर आपकी मैराथन्स वगैरह सब कुछ प्लान्ड है। तो आप लोग इन वाली क्लासेस को देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।